टोटल 189 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे बस्तर, जिसमें DKZC मेंबर रणधीर है, विनय है, जोगन्ना है और TSLMG AK-47 SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सल कब्जा से रिकवर किए गए थे। 121 जवानों की हत्या हुई थी। ये जो मुठभेड़ में माओवादियों के कब्जे से इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स को वापस रिकवर किया है। तो बातचीत के लिए किस तरह से माहौल बना रहे हैं? हालांकि विजय शर्मा जी ने तो कहा कि सामने नहीं आ सकते, और शेष जो कैडर अभी भी हिंसात्मक गतिविधि में शामिल है उनके खिलाफ और प्रभावी रूप से छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव होने थे तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे में आते थे और लगातार वो एक बात पर ज़्यादा फोकस करते थे कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे छत्तीसगढ़ से जो सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, उसका बीजेपी समाप्ति कर देगी, उस समस्या को समाप्त कर देगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद अप्रत्याशित तरीके से माओवादियों के खिलाफ चलाए जाए ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिलने लगी और इन सफलता के बाद आज आंकड़े ऐतिहासिक हो गए। तो क्या ऐतिहासिक आंकड़ा आया है पुलिस के सफलता का, इस पर बातचीत करने के लिए आज बस्तराजी सुंदराज पी साहब खुद समय दे रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। सबसे पहले जी नमस्कार। सर, ये बताएंगे कि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है सन 2000 से और आज 24 साल बीत गए हैं, अभी आप लोगों ने एक आंकड़ा जारी किया, देखा जा रहा है कि सबसे सफलतम आंकड़ा इसी साल को माना जा रहा है। क्या आंकड़ा है सर? कितने माओवादी मारे गए, कितने इनामी, कितने हथियार वापस रिकवर किए गए, थोड़ा सा बताएंगे। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान प्रारंभ किए गए थे। उस सिलसिला में वर्ष 2024 में हमें विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात टोटल 189 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। बस्तर संभाग के जो अलग अलग इलाके में, जैसा अबुझमाड़ क्षेत्र हो गई, आपके उत्तर नारायणपुर इलाका हो गई और नॉर्थ बस्तर डिवीज़न हो गई, पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर डिवीज़न हो गई, इन सभी इलाकों में सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ कार्य करने के परिणाम स्वरूप हमें काफ़ी उल्लेखनीय सफलता मिला और ये वर्ष हमारे लिए काफ़ी निर्णायक रहा। जो 189 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर करने के साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी, जो उनमें से LMG AK-47 SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सल कब्जा से रिकवर किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2024 अब तक हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहा और आने वाला जो 2 महीने जो और शेष रहा इसमें भी हमारा कोशिश रहेगा, मतलब और इलाका में जहाँ जहाँ हमको बेहतर तरीके से कार्रवाई करना होगा उनमें एक प्लान्ड वे में हम कार्रवाई करेंगे, ताकि जो नक्सल का जो गतिविधि है उसका हम विराम लगा सकता है। और क्षेत्र की जनता का भी काफ़ी दिन से एक इच्छा है इस इलाके में जो माओवादी गतिविधि को समाप्त करें और शांति व्यवस्था स्थापित करके अपने एक नया पहचान के साथ इस इलाके में आगे बढ़ने की उनकी एक इच्छा है। उस इच्छा को हम पूर्ति करने की दिशा में लगातार काम करेगा। सर, ये जो माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई, आप बता रहे हैं आंकड़े में, इन पर इनाम कितना घोषित किया गया था सर लगभग, और जो हाईटेक वेपन रिकवर किए गए? जैसे वर्ष 2024 में जो अब तक जो माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी उनमें से टोटल 5 ऐसा स्टेट कमेटी कैडर का लेवल का कैडर्स है, जिसमें DKZC मेंबर रणधीर है, विनय है, जोगन्ना है और TSC कैडर सागर है और काफ़ी बड़ी संख्या में जैसा 10 डिविजनल कमेटी मेंबर है, 35 एरिया कमेटी मेंबर और PLG फॉर्मेशन, जो सबसे जो मिलिट्री फॉर्मेशन का जो उनका टॉप कैडर्स रहते हैं, PLG फॉर्मेशन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा टोटल 229 जो वेपन्स है रिकवर किए गए थे, उसमें LMG भी है, AK-47 SLR, इंसास, इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स है। जो माओवादियों के ऊपर जो इनाम घोषित हुआ है वो टोटल 189 माओवादी के ऊपर, जैसे उनका अलग अलग रैंक के हिसाब से, जैसा डिविजनल कमेटी मेंबर के ऊपर 10 लाख का है और जैसा दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी लेवल के कैडर्स के ऊपर 25 लाख इनाम, इस प्रकार का कुल 9 करोड़ 72 लाख का जो इनाम माओवादियों के ऊपर जो उनके पदनाम के हिसाब से घोषित है। और जैसा वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर किए गए थे। सर, क्या लगता है अभी और कितना वेपन होगा जो अभी माओवादियों के पास ही होगा? क्योंकि कल मैं एक खबर पे बातचीत कर रहा था, दंतेवाड़ा पुलिस से आंकड़ा मिला था कि लगभग 121 जवानों की हत्या हुई थी। ये जो 11 वेपन जो रिकवर किए गए हैं ये अलग अलग घटनाओं से, तो अभी और कितने वेपन होंगे सर जो माओवादियों के पास ऐसे लूटे गए लगभग, अगर आंकड़ों में देखें?
जैसे पूर्व में जो माओवादियों का जो हिंसात्मक जो गतिविधि तब पीक में रहा, उस दौरान देखा जाए तो जैसा ताड़मेटला घटना हुआ, जाराघाटी घटना हुआ या टेकमेटला घटना हुआ, या कई जैसा रानी बोतली या मुर्खीनार चौकी में अटैक करके जैसा इस टाइप का घटना में हुआ, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में जो माओवादी द्वारा सुरक्षा बल से हथियार को लूट लिया। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रांतों में जैसा कोरापुट में जो आर्मरी लूटा गए थे, जहानाबाद में भी आर्मरी लूटा गए थे। इस प्रकार का सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में वेपन्स को लूट लिया गए थे। उन सब वेपन्स अभी भी माओवादियों के जो कब्जा में, जिसको लेकर वो सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना और अन्य कोई हिंसात्मक गतिविधि में इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ष 2024 में हम अलग अलग मुठभेड़ में माओवादियों के कब्जे से इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स को वापस रिकॉर्ड किया है। जैसा अभी दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में 4 अक्टूबर को तुलतुली में मुठभेड़ हुई थी। उन मुठभेड़ में जो वेपन रिकॉर्ड हुआ था उसमें 14 वेपन को आइडेंटिफिकेशन की गई थी। उसमें जैसा मदनवाड़ा घटना में जो पुलिस से लूटा गया, टेकलुगुडम घटना में सुरक्षा बल से जो लूटा गए थे, गीदम 2003 में थाना अटैक के बाद माओवादी द्वारा वेपन लूटा गए थे, और जाराघाटी इंसिडेंट, इस प्रकार का जो पुराना जो घटनाक्रम में जो वेपन लूटा गया था उसका वापस सुरक्षा बल द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। और उन घटनाक्रम में 122 से अधिक हमारा सुरक्षा बल साथी का शहादत भी हुआ। इसके बावजूद माओवादी के पास अभी भी कुछ संख्या में ग्रेडेड और ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स है। आजकल BGL जो लॉन्चर्स है काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी द्वारा सुरक्षा बल के विरुद्ध में इस्तेमाल की जा रही है। उन वेपन्स भी हम विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे, और आने वाला समय में हमारा फोकस ये रहेगा, मतलब इन जो उनके माओवादी के पास जो शेष जो वेपन रह गए और शेष जो कैडर अभी भी हिंसात्मक गतिविधि में शामिल है, उनके खिलाफ और प्रभावी रूप से कार्रवाई करें, ताकि उनके पास कोई गैरकानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई फायर पावर और मैन पावर ना बचे। सर, ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई? पहले ऐसा होता था कि जब अंदरूनी इलाकों में फोर्स जाती थी तो माओवादियों को पहले पता चल जाता था, उनके मुखबिर काफ़ी दूर तक होते थे। लेकिन अब फोर्स उनके कोर इलाके में जा रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब माओवादी ऐसा क्या किए कि अब ग्रामीण उनके सहयोग में नहीं है? यही ग्रामीण ही बताते रहे पहले कि फोर्स आ रही है, अब नहीं बता रहे, यही कारण है कि फोर्स पहुंच जा रही है उन तक। तो जैसा शासन की स्पष्ट मंशा है, आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र से नक्सल गतिविधि को समाप्त करना, और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है, क्योंकि विगत कई वर्षों से माओवादी गतिविधि कारण से उन्हें किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ है। इस अवधि में लगभग 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण विभिन्न प्रकार के जो नक्सल हिंसा के कारण से उनका जान चला गई। 1200 से अधिक हमारा सुरक्षा बल साथियों का शहादत हुआ, और करोड़ों की अरबों की रुपया का जो शासकीय संपत्ति और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी जिसमें निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को माओवादी द्वारा जला दिया गया। इस प्रकार का जान माल का काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ, और एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी मतलब नक्सल हिंसा कारण से उनके जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। इस प्रकार के परिस्थिति कारण से क्षेत्र की जनता भी चाहते हैं मतलब बहुत जल्दी माओवादी गतिविधि के ऊपर अंकुश लग जाए, ताकि इन इलाका को, बस्तर क्षेत्र का एक नया आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए, क्योंकि बस्तर को लोग हिंसात्मक गतिविधि कारण से, नक्सल घटनाक्रम के कारण से, आईडी विस्फोट, इन सब कारण से बाहर की दुनिया में एक पहचान बन गए थे। इस पहचान को बदलने के लिए एक सकारात्मक आइडेंटिटी देने के हिसाब से क्षेत्र की जनता की इच्छा है, शासन की मंशा, और उसी का क्रियान्वयन करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर ट्रेनिंग के साथ अभी वर्ष 2024 में काम किया, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा टैक्टिकल बातों को नहीं बोल सकते, लेकिन जनता का भी सहयोग अच्छा रहा, पहले भी रहा, लेकिन इस समय में जनता का काफ़ी बेहतर सहयोग रहा, और सभी जनप्रतिनिधि से लेकर मीडिया और जितना भी स्टेक होल्डर्स है शासन की इस मंशा को अंजाम देने के लिए लगातार एकजुट होकर काम कर रहा था। और आने वाला बहुत जल्दी मतलब जैसा पूरा क्षेत्र की इच्छा है उसी अनुरूप नक्सल गतिविधि का खात्मा होगा, और इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी एक नया गति प्राप्त हो सकता है। सर, आप बहुत लंबे समय से बस्तर में तैनात हैं, आप यहाँ एसपी भी रह चुके हैं और अब आईजी भी हैं। कई लोगों के सवाल ऐसे रहते हैं कि जो जवानों से हथियार लूटे गए हैं वो तो है, इसके अलावा माओवादियों तक जो हाईटेक वेपन है वो कहाँ से आते हैं? तो सर, इसके पीछे कभी आप लोगों को जानकारी मिली कि और कहाँ से हाईटेक वेपन इनको मिलते होंगे? माओवादी द्वारा जो वेपन के हिसाब से देखा जाए तो
बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन मतलब खुद तैयार करने के लिए उनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जैसा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर करके जो बीजीएल लॉन्चर है उसका और उस शेल से जो बीजीएल शेल्स बोलते हैं वो स्थानीय स्तर पर जो लेथ मशीन वगैरह लगाकर उसका इस मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कई मुठभेड़ में या माओवादी के ऊपर जो कैंप के ऊपर रेड के दौरान हम इस प्रकार का जो उनके फैसिलिटी को भी हमने ध्वस्त की गए थे। इसके बावजूद उनके पास अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल सेल्स उपलब्ध है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड साधन संसाधन का आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो मटेरियल जैसा स्टेनलेस स्टील रॉड हो गए और विस्फोट पदार्थ हो गए और जैसा लोहा का चढ़ी वगैरह होता है उसका इस्तेमाल करके ये लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते। इसके विरुद्ध काम करने के लिए हमने उनका सप्लाई नेटवर्क है, जहाँ जहाँ इस प्रकार के जो रॉ मटेरियल उनके लिए मिलते हैं उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाई किए थे। उसमें काफ़ी मॉड्यूल है, जैसा इंटर स्टेट मॉड्यूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल, उसका हमने ध्वस्त किए गए थे। कई लोग गिरफ्तार करके अभी जेल भी भेजे गए थे। उसके बाद उनका सप्लाई नेटवर्क के ऊपर काफ़ी अंकुश लगाए गए थे। फिर भी जितना उनके पास और शेष जो इस प्रकार का जो मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है और उसका टेक्निकल टीम काम करते माओवादियों का, उसमें भी कई लोग हम गिरफ्तार किए गए थे पूर्व में और कुछ लोग सरेंडर भी किया। इस प्रकार जो माओवादियों का जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट के खिलाफ वर्ष 2024 में और पूर्व में भी काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुआ। आने वाला समय हमारा फोकस ये रहेगा, शेष उनके पास जो इस टाइप का जो साधन संसाधन बच गए उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हुए उसका ध्वस्त करने का हमारा एक मेजर कार्य योजना रहेगा। सर, क्या कभी ऐसी कोई हिंट मिला या कोई जानकारी मिली क्या कि माओवादियों का संबंध क्या कभी आतंकवादियों से भी रहा, क्या हथियार के सप्लाई को लेकर ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन आप लोगों के पास ऐसा कोई हिंट? जैसा प्रतिबंधित जो संगठन है, यदि वामपंथी उग्रवाद संबंधित हो या अन्य इंसर्जेंट या टेररिस्ट आउटफिट हो, कहीं ना कहीं उन लोगों का आपस में किसी न किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी को शेयर करने का, जैसा बताया जाता उस समय जो आईडी जो माओवादी द्वारा जो आईडी के लिए जो काम की जाती है उसमें एलटीटी से काफ़ी कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हुआ। और जैसा नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनसे एम्बुश का जो तरीका का जानकारी मिला। इस प्रकार का जो जितना भी जो देश विरोधी ताकत है या लोकतंत्र विरोधी शक्ति है, उन आपस में कहीं ना कहीं उन लोग का एक प्रकार का कॉन्स्पिरेसी, एक प्रकार का तालमेल बना रहते हैं। और लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज भी है और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी है और सभी प्रकार का जो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस दिशा में लगातार काम भी करते हैं। और आने वाला समय इस प्रकार का जो नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं बच गई थी, क्योंकि माओवादियों का कॉरिडोर है काफ़ी हद तक सिमटते जा रहा है। उनके जो सेफ पैसेज वो सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है। और इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी काफ़ी हद तक उनका प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार परिस्थिति में माओवादी के पास अभी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग के लिए गुंजाइश नहीं है। अभी भी हम उनका ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है। कुछ जो विषय पर उन्हें एक्सपर्टीज़ है उसको हम ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक आगे अपन एक एक कदम रखना पड़ते। बट जिस प्रकार की जो परिस्थिति और वातावरण अभी वर्तमान में निर्मित है, उससे हमें पूरा उम्मीद है मतलब आने वाला बहुत जल्दी इस संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। सर, संगठन का खात्मा होगा, लेकिन जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो बातचीत के लिए किस तरह से माहौल बना रहे हैं? हालांकि विजय शर्मा जी ने तो कहा अगर सामने नहीं आ सकते तो मोबाइल से ही बात कर लो। तो क्या ऐसा भी कुछ पुलिस कर रही है कि माहौल भी तैयार रखें? मान लो बातचीत ही करना चाहें तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जैसा इस क्षेत्र में मतलब किसी प्रकार का जो गैर कानूनी गतिविधि शासन के लिए स्वीकार नहीं, और वैसा क्षेत्र की जनता की भी मंशा वही है। जैसा माओवादी के पास अभी एक ही विकल्प जो बच गए थे, जो हिंसा त्याग कर कर यदि समाज की मुख्य धारा में शामिल होना है उसका स्वागत करते। लेकिन अभी भी यदि कोई माओवादी कैडर या उनकी जो भी फॉर्मेशन है इस बात को नहीं समझ रहा है, अभी भी हिंसा का बल पर क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित कर रहा है, उन्हें किसी प्रकार का जान माल का नुकसान करने के लिए साजिश रचा जा रहा है, उसका फिर काफ़ी मुंहतोड़ जवाब शासन की मंशानुरूप सुरक्षा बल द्वारा दी जाएगी। लेकिन अभी भी उनके पास विकल्प खुला है। जैसा शासन का पॉलिसी भी है सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट उल्लेख है यदि कोई भी हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाह रहे थे वो स्वागत है। और उन्हें पुनर्वास के लिए कई प्रकार की योजना, उसका पूर्व में भी कई लोग
उसका लाभान्वित भी हुआ है और सुरक्षा बल के साथ मिलकर और बेहतर काम भी कर रहा है। और शेष और कैडर भी हम उनसे पुनः अपील करते हैं हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के साथ साथ एक सामान्य पारिवारिक जीवन भी जी सकता है और खुद उनके समाज के लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग की भलाई के लिए एक प्रमुख योगदान दे सकता है। अभी उनके पास वही विकल्प बचा है, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि बातचीत करने के लिए भी जो शासन ने स्पष्ट रूप से बता दिया, कोई हिंसा त्याग कर आ रहे तो मतलब उनके स्वागत है और उसके लिए सभी प्रकार का पुनर्वास के लिए भी शासन तैयार रहते। लेकिन कोई हिंसा का बल लेकर अभी भी क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित करेगा, उनके काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दी जाएगी। सर, कई लोगों का एक सवाल रहता है कि 31 मार्च को अगर ख़त्म हो जा रहा है तो ठीक है, हिड़मा का क्या होगा? हर किसी को इस पे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हिड़मा को क्या होगा। क्या लगता है आपको सर, वो सरेंडर करेगा या मुठभेड़ में कहीं आप लोगों को? तब ये माओवादी आंदोलन 1967 में शुरू हुआ। उसके अधिकतम जो लीडर्स देखे जाए तो मतलब बाहर प्रांत के थे, जैसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इस इलाका का थे। फिर उनके द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को तब बस्तर में उनका प्रवेश हुआ। उस समय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का पार्ट थे बस्तर। उस समय जो स्थानीय माओवादी स्थानीय युवा युवतियों को विभिन्न प्रकार का जो जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उनका दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करते हुए उन्हें जैसे उनके दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करते हुए उनको संगठन में शामिल किए गए थे। बाद में फिर उन्हें कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में भी शामिल किए गए थे। सर, जैसे 31 मार्च तक अगर गृह मंत्री जी ने आखिरी तिथि दी है, लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल आता है कि हिड़मा का क्या होगा। हर कोई यही जानने को आतुर है, हिड़मा मारा जाएगा या हिड़मा सरेंडर करेगा संगठन को लेकर। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या होगा हिड़मा का? वर्ष 1967 तब माओवादी आंदोलन का शुरुआत हुआ। उसमें अधिकतम जो लीडर्स देखे जाए तो मतलब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार बाहर प्रांत का थे। तब उनका प्रवेश जो बस्तर क्षेत्र में, उस समय मध्य प्रदेश के साथ है बस्तर, तब प्रवेश उनका हुआ। स्थानीय युवा युवतियों को जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उन्हें दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करके अपना संगठन में भर्ती किए गए थे। बाद में उन्हीं के माध्यम से क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित करना, उन्हें हथियार देकर कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में उन्हें शामिल की गई। उनका एक ट्रैप में उनको फंसाया गया। बाद में उनको ये भी बताया गया, अभी वापस आप गाँव जाए तो फिर सुरक्षा बल द्वारा आपको गिरफ्तार की जाएगी, आपका काफ़ी बड़ी नुकसान होगी। इस प्रकार उन्हें एक जाल में उनको फंसा दिया गया। उस टाइप का गतिविधि में जो पूर्ववर्ती के निवासी जो हिड़मा वो भी शामिल हो गए थे। उन्हें जाने अनजाने में फिर वो माओवादियों के हर प्रकार के जो ट्रैप में फंसते PLGA बटालियन नंबर उनके कमांडर के रूप में भी उन्होंने कई हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया। अनेक सुरक्षा बल साथियों का शहादत के लिए वो कारण भी बन गए थे और कई हिंसात्मक गतिविधि में वो शामिल भी रहा। और उनके पास अभी वर्तमान की परिस्थिति में एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो फिर काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2024 में जिस तरीके से एक ऑफेंसिव ऑपरेशन सुरक्षा बल द्वारा शासन की मंशानुरूप संचालित किए गए थे, उसमें 5 DKSLC और TSC लेवल के जो टॉप लीडर्स जो न्यूट्रलाइज किए गए थे और 10 डिविजनल कमेटी मेंबर, 35 एरिया कमेटी मेंबर, इस प्रकार जो इसके पूर्व में कभी इस लेवल पर जो टॉप कैडर्स के किसी साल में मुठभेड़ में डेड बॉडीज रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, उसे हमें एक अनुमान लगा सकता है। आने वाले समय में और भी जो टॉप लेवल कैडर्स जैसा सेंट्रल कमेटी, पोलिट ब्यूरो मेंबर और हिड़मा जैसे जो कैडर्स है, उन्हें भी हमारा रेडार में है। फिर भी मैं उनको रिपीट करना चाहूँगा, जो एक ही विकल्प उनके पास बच गए थे, हिंसा त्याग कर आत्मसमर्पण करें और एक सामान्य जीवन जीने के लिए, जैसे उनके खुद की गांव में अभी सुरक्षा बल द्वारा कैंप स्थापित किए गए थे। चुनाव में भी उनके इलाके के कई लोग शामिल हुआ, एक लोकतंत्र की व्यवस्था को समर्थन देकर अपना दायित्व को निभाए थे और सड़क, बिजली का और अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा का कार्रवाई अभी प्रगति पर है और आने वाला बहुत जल्दी पूर्ववर्ती एक आदर्श गाँव के रूप में भी तब्दील हो जाएगा। और अनेक ऐसा गाँव है जहाँ पर नक्सल की हिंसा के कारण से जो विकास कार्य रुक गए थे या मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता वंचित रह गई, उन इलाका में भी आने वाले समय में जो इन सब सुविधा से क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगा। इसलिए हिड़मा और उन जैसे जो जितना भी जो स्थानीय माओवादी कैडर और बाहर का कैडर का भी पास भी अभी एक ही जो विकल्प बच गए थे, हिंसा त्याग करे और शासन समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो फिर जो बाकी उनके साथी लोग जो कैडर जो 189 जो कैडर जिस साल जो डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनकी सूची में फिर कहीं ना कहीं उनका नाम भी शामिल होने की संभावना पूरा बना रहते हैं।
ये बस्तर आईजी सुंदरराज पी हैं। चूँकि सन 2000 से जब से छत्तीसगढ़ बना, हालांकि लगभग 80 के दशक से माओवाद का जो दर्द झेल रहा है दंडकारण्य का इलाका, लेकिन इस 24 साल में सबसे सफलतम साल इसी साल को माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा सफलता पुलिस के जवानों को मिली, नुकसान कम उठाना पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रिकवर किए गए और उस पर फिर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान कि 31 मार्च 2026 आखिरी तिथि, आखिरी तारीख। ऐसे में बस्तर आईजी से हमने जानने की कोशिश की और बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं, लेकिन लगा कि और भी सवाल पूछेंगे बाद में, और भी सवाल इकट्ठे करके। आज की बातचीत आपको कैसी लगी हो? अगर लगे कि तथ्यात्मक बातचीत है तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लगे मुद्दे पे बातचीत तो हो रही है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।